Next funda, next question 16. Which of the following statements is not true? Right? Let's see. Yeah. So what are Buna S is a copolymer of butadiene and styrene. Yes, this is, I told you in the first question itself. Butadiene plus styrene is Buna S, and butadiene plus nitrile is Buna N. ये दोनों सिंथेटिक रबर, तो ये तो सही स्टेटमेंट है, ट्रू स्टेटमेंट. नेचुरल रबर इज 1,4 polymer of isoprene. Is that true? It is one cis form of 1,4 isoprene. Yes. And option C बोलता है in vulcanization formation of sulfur bridges between chains makes rubber harder and stronger, and natural rubber has trans configuration. Which one is the wrong statement इसमें से बच्चों? नेचुरल रबर का कौन सा फॉर्म मैंने आप लोगों को सिखाया था पिछले लेक्चर में? सिस फॉर्म. ट्रांसफॉर्म किसका क्या नाम दिया था? ट्रांसफॉर्म को गट्टा पर्चा. क्या नाम दिया था? गट्टा पर्चा. तो आंसर यहाँ पे क्या होगा? इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है? ऑप्शन डी, सीधा सीधा, क्योंकि नेचुरल रबर में सिस फॉर्म होता है, ट्रांसफॉर्म नहीं होता है ना, ऑब्वियसली. तो आपका ये जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 16 का. इसमें जरा ऑप्शन सी में जो वर्ड है वल्कनाइजेशन, उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि वो क्या होता है. ठीक है. अभी आप अगर देखेंगे नेचुरली जो रबर ऑब्टेन होता है हमारा, वो प्रोसेस्ड रबर नहीं है ना, वो नेचुरली ट्री से निकाला गया, लेटेक्स वगैरह से बनाया गया जो रबर है, उसकी मैं बात कर रहा हूँ. तो वो ज़्यादा स्ट्रांग होता है क्या वो रबर? अगर हम लोग नेचुरल रबर की बात करें तो वो ज़्यादा स्ट्रांग होता है? बिल्कुल नहीं. जैसे आपका इरेजर, जिसको आप अपनी बुक पे पेंसिल से लिखते हो और इरेज करने के लिए यूज़ करते हो, वो नेचुरल रबर है. मतलब नेचुरल नहीं है डायरेक्टली, थोड़ा प्रोसेस है, बट वो ढंग से प्रोसेस नहीं किया गया, सस्ता मिलता है, चीप है, तो उसको आप हाथ से ऐसा करोगे तो टूट जाता है. या द गर्ल्स दैट दे पुट दैट रबर बैंड इन योर हेयर, है ना, वो जो इजीली टूट जाते हैं, जो अपन नोट के बंडल पे लगाते हैं वो रबर बैंड, वो सब कहता है जल्दी टूट जाता है ना वो. तो वो कैसा है, उसमें इलास्टिसिटी ज़्यादा नहीं है, उसको थोड़ा स्ट्रेच किया, फटाक करके टूट गया. बरोबर बोल रहा हूँ बच्चों? लेकिन अभी आप सेम चीज़ सोचो कि अपने को टायर बनाना है, कार का टायर बनाना है, तो ऐसा कच्चा रबर चलेगा क्या जो इजीली टूट जाए? नहीं, अपने को टफ रबर चाहिए. तो जो टफ रबर बनाने की जो प्रोसेस है ना, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? वल्कनाइजेशन बोलते हैं. क्या बोलते हैं? वल्कनाइजेशन. अब ये वल्कनाइजेशन के बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, ये किसने प्रोसेस बताया था, है ना, ये प्रोसेस किसने इन्वेंट किया था? बेसिकली इसको इन्वेंट किया था चार्ल्स गुडियर ने. किसने किया था? चार्ल्स गुडियर. गुडियर टायर मैन्युफैक्चरिंग बहुत बड़ी कंपनी है, एमआरएफ वगैरह जैसी बहुत बड़ी कंपनी है. उसके एड्स भी आते हैं टीवी पे बहुत फ्रीक्वेंटली, आपने देखे होंगे, गुडियर करके. तो चार्ल्स गुडियर was the guy who basically gave us the idea of vulcanization, and he said something very simple. He said you heat the rubber with sulfur. You heat rubber with sulfur and you get vulcanized rubber. लेकिन ये सल्फर से होता क्या है? ऑप्शन सी को पढ़ो वापस. सल्फर डालने से क्या होता है? जो रबर की चेन्स है वो हार्डर हो जाती है और स्ट्रॉन्गर हो जाती है, मतलब ज़्यादा टफ और ज़्यादा अच्छे से वो वेयर एंड टेयर को झेल सकती है. तो जैसे आपको कार के टायर, ट्रक के टायर वगैरह बनानी है, क्रिकेट का जो बॉल होता है ना, not the leather, the normal season ball is leather, the other rubber ball and all that we have, all those जो थोड़ी सी टफ है, टेनिस के बॉल्स वगैरह, वो बनाने के लिए आप वल्कनाइज्ड रबर यूज करते. अंडरस्टूड? तो ये एक वल्कनाइजेशन के बारे में, उसका इन्वेंटर नाम और क्या होता है, हीटिंग विद सल्फर होता है, ये याद रखिए. चलो नेक्स्ट देखें, दैट इज 17. विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिपेयर्ड बाय कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिपेयर्ड बाय कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन? नाउ दिस इज वेरी इजी. कंडेंसेशन मतलब रिमूवल ऑफ वाटर. कंडेंसेशन बेसिकली मीन्स व्हाट? कंडेंसेशन मीन्स रिमूवल ऑफ वाटर. अभी आपको मैंने नायलॉन 66 का रिएक्शन लिखवाया था पिछले सेशन में, याद होगा.
तो दो मॉलिक्यूल के बीच में से क्या निकल रहा था? अब यहाँ पर पॉलीमर्स में जनरली 99% केसेस में एक्सेप्ट फॉर डाइक्रॉन, यानी कि जो हमने डाइक्रॉन किया था 3-4 बार, उसका नाम भी बता दिया, टेरिलीन भी बोलते हैं डाइक्रॉन को, या पॉलिएस्टर भी बोलते हैं, उसको छोड़ के बाकी सबके केस में वाटर का रिमूवल ही होता है कंडेंसेशन। ये तो आज आप सिंपली याद रखो कि कंडेंसेशन मतलब वाटर का रिमूवल। अब वो किस में होता है? नायलॉन 66 में। कैसे होता है ऑलरेडी आपको मैं ये सिखा चुका हूँ, फिर भी एक बार बता देता हूँ। ये रहा, अब देख सकते हैं। नायलॉन 66 में हमारे पास दो मोनोमर्स कौन से थे बच्चों? याद कर लेना जरा, फिर से एक बार रिवाइज कर लेना। कौन से थे? एक था एडिपिक एसिड, यस, एक था एडिपिक एसिड, और दूसरा क्या था? हेक्सामिथिलीन डायअमाइन। द अदर मोनोमर वाज हेक्सामिथिलीन डायअमाइन। एंड हाउ इट लुक्ड, फिर से एक बार रिवाइज करेंगे वो चीज़, है ना। इट लुक्ड समवट लाइक दिस, है ना। ये वाला NH ऐसे लिखा था मैंने, और ये वाला मैंने C डबल बॉन्ड O और OH ऐसे लिखा था, और ये दोनों के बीच में से क्या निकल रहा था? वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, तो हुआ ना कंडेंसेशन। अच्छा, इसकी एक छोटी सी ट्रिक भी बता देता हूँ। जब भी आपको वो ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि इसमें से एडिशन या कंडेंसेशन वाला आप आइडेंटिफाई कर लो, तो आप एक सिंपल सी ट्रिक यूज कर लेना, जिसमें दो अलग अलग कंपोनेंट्स है ना, दो अलग अलग मोनोमर है ना, वो कंडेंसेशन वाला। 17 के ऑप्शन देखो, आंसर अपने आप आ जाएंगे। टेफ्लॉन में एक अकेला मोनोमर है, नेचुरल रबर में एक ही मोनोमर है, क्या है? पॉली आइसोप्रीन। आइसोप्रीन अकेला मोनोमर है ना, राइट। स्टाइरिन में भी आप बोलोगे सर दो है, स्टाइरिन में ब्यूटाडाइन और स्टाइरिन दो है, ठीक है, बट वो एडिशन है क्योंकि वो डबल बॉन्ड वाला है ना, डबल बॉन्ड वाला, उसमें कंडेंसेशन नहीं होता। नायलॉन में एक एसिड है और एक अमाइन है। एसिड और अमाइन ऑब्वियसली यार रिमूवल ऑफ वाटर होगा, क्यों? क्योंकि एसिड इज एसिडिक एंड अमाइन इज बेसिक। रिमूवल ऑफ वाटर होगा, रिमूवल ऑफ वाटर यानी कि कंडेंसेशन। तो ऐसे भी आप एक ट्रिक है आपको सिंपली याद रखने की, कि सामने साफ साफ दो कंपोनेंट दिख रहे हैं नायलॉन 66 में, तो उसमें कंडेंसेशन हो रहा है। सेम वापस उन्होंने रिपीट कर दिया, देखो सेम टू सेम वापस रिपीट कर दिया। आपको CH2 6 टाइम्स दिख गया 18th वाले में, हिंट मिल गया क्या है, किसका स्ट्रक्चर बनाया उन्होंने 18th वाले में, किसका स्ट्रक्चर बनाया वो लोग। आपको CH2 6 बार दिख गया, देखो हिंट मिल गया ना, किसका स्ट्रक्चर है, देखो CH2 6 बार, बाजू में NH। व्हाट इज द स्ट्रक्चर इन 18th one? It is nylon 66. अब वो पूछ रहा है कि ये होमोपॉलीमर है, कोपॉलीमर है, एडिशन है, थर्मोसेटिक है ना। तो ध्यान से सुनना, होमोपॉलीमर मतलब जिसमें एक मोनोमर होता है। होमोपॉलीमर का मतलब क्या होता है? ओनली वन टाइप ऑफ मोनोमर, एक ही टाइप का जिसमें मोनोमर हो, उसको क्या बोलेंगे? होमो। नाम से ही पता चलता है ना, होमो मतलब सेम। और हेट्रो, और दूसरा वर्ड क्या है उसका? को मतलब जैसा आपका को वर्कर होता है, कॉलीग होता है क्लास में, जिसके साथ आप पढ़ रहे हो। को वर्ड का मतलब कि किसी के साथ। तो यहाँ पर दो अलग अलग मोनोमर बना रहे हैं अगर, तो उसको बोलेंगे ना कोपॉलीमर। यस, टू टाइप्स ऑफ मोनोमर्स। तो नायलॉन 66 जो आपके यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया हुआ है बच्चों, इसमें कितने मोनोमर्स यूज किए मैंने? एक टाइप का कि दो टाइप के? एक टाइप का यूज किया कि दो टाइप के यूज किए? क्या क्या यूज किया था अभी बताया, वापस अभी 2 मिनट पहले बताया था। ये जो नायलॉन 66 जिसका स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, दो टाइप के है ना, तो क्या हुआ? कोपॉलीमर हुआ, यानी कि आंसर है बी, राइट। ओके, नेक्स्ट वाला है द मोनोमर ऑफ द पॉलीमर CH2 C CH3 CH2 C CH3 CH3 इज, मतलब एक पॉलीमर उन्होंने आपको दिया हुआ है और आपको पूछा कि इसका मोनोमर बताओ। काफी सिंपल फंडा है। अब देखो, आपको उन्होंने कोई भी रैंडम ऐसा पॉलीमर उठा के दे दिया, ठीक है। बाय द वे, इसकी कोई ऐसे स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं है, रैंडम आपको उन्होंने स्ट्रक्चर बना के दिया।
आपके सिलेबस में जो पॉलीमर्स है उनका कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं है ये, ठीक है। तो लेट्स ड्रॉ एंड अंडरस्टैंड दिस। CH2 C CH3 CH3 CH2 C CH3 CH3। नाउ इफ यू नोटिस, अब इसमें आपको स्मार्टली कैसे सॉल्व करना है, ध्यान से देखो, बहुत सिंपल तरीका बता। ये कार्बन की वैलेंसी फ्री है, बोलो हाँ की ना, 4 होनी चाहिए ना वैलेंसी, ये एक वैलेंसी फ्री है, खाली है, और ये साइड में भी एक ये वैलेंसी फ्री, ये भी खाली है, राइट। इसका मतलब ये है, कि ये साइड से, ये एंड से और ये एंड से बॉन्डिंग हो रही है ना। अच्छा, तो आपको देखना क्या है, जब आपको पूछता है कि मोनोमर कौन सा है ये पहचानो, पॉलीमर दिया हुआ है, तो आपको आइडेंटिफाई ये करना है कि रिपीटिंग यूनिट कौन सा बन रहा है। तो पहले तो हमने बॉन्डिंग पैटर्न देख लिया, कहाँ पे वैलेंसीज, कहाँ पे बॉन्ड्स फ्री है वो देख लिया। दूसरा हमें क्या ढूंढना है बच्चों, इंपॉर्टेंट चीज क्या ढूंढनी है इसमें, क्या ढूंढना है, रिपीटिंग यूनिट ढूंढना है। क्या ढूंढना है, रिपीटिंग यूनिट। अच्छा, ये भी पिछले सेशन में समझाया था, याद होगा, कि मैं अगर बोलता हूँ ये वॉल है और ये वॉल पूरी पॉलीमर है, तो मेरे ब्रिक्स जो बार बार रिपीट होने से वॉल बनी, वो ब्रिक्स क्या है, मोनोमर है ना। तो मैंने रिपीटिंग यूनिट ढूंढना है। तो आप अब जो स्ट्रक्चर आपको सामने दिया हुआ है, आप उसको ध्यान से ऑब्जर्व करो। आपको अगर मैं बोलूं कि ये पार्ट इतना, ये पार्ट और ये पार्ट, ये सेम है, देख लो, ऑब्जर्व कर लो। CH2 C CH3 CH3 CH2 C CH3 CH3, ये सेम है, रिपीट हुआ 2 बार, एज इट इज, देख लो, है ना। तो बस आपको ऑब्जर्व करके उसके रिपीटिंग यूनिट को ढूंढना है। क्या करना है, ऑब्जर्व करके उसके रिपीटिंग यूनिट को ढूंढना है। और जब आपको रिपीटिंग यूनिट मिल जाए, तो समझ जाना कि वही, ये जो यूनिट है, यही एज इट इज आपका मोनोमर, यही क्या है, एज इट इज आपका मोनोमर। बट कैच क्या है यहाँ पे, कैच क्या है, बॉन्ड्स कंप्लीट करने पड़ेंगे ना मोनोमर में। तो मैंने क्या बोला था कि 2 साइड पे जो बॉन्ड फ्री है उसको ऑब्जर्व कर लेना। तो यहाँ पे ये बॉन्ड और ये बॉन्ड हटा के आई कैन प्लेस अ डबल बॉन्ड हियर, बोलो हाँ की ना, टू कंप्लीट द स्ट्रक्चर। नाउ ये थोड़ा सा ट्रिकी है, ध्यान से समझना मैंने क्या बोला। व्हाट डिड आई से, फर्स्ट आई फाउंड आउट द रिपीटिंग यूनिट, यस, रिपीटिंग यूनिट मैंने ढूंढ लिया, ये रहा, समझ गए, ओके। तो वो रिपीटिंग यूनिट को अलग करके देखो। अब इसमें बॉन्ड्स की कहां पे कमी है, फर्स्ट वाले कार्बन में नंबरिंग कर देता हूं ताकि आपको टेंशन नहीं, 1 2, फर्स्ट वाले कार्बन पे एक बॉन्ड खाली है, सेकंड वाले कार्बन पे भी एक बॉन्ड खाली है। अगर मैं दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बनाऊं तो ये मेरा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया, बोलो हाँ की नहीं। तो ये मॉलिक्यूल कंप्लीट हुआ, यस, वैलेंसीज कंप्लीट हो गई, एंड दैट इज माय मोनोमर। टेल मी द आंसर, ऑप्शन ए, easy, easy as you like, right? That is how this is supposed to be done. एकदम सिंपल तरीका। So that is option A is your correct answer. Then you have, which of the following is a chain growth polymer? Which of the following is a chain growth polymer? ये मैंने आपको पिछले सेशन में भी कहा था कि आपकी एनसीईआरटी की बुक में 4-5 एग्जाम्पल आपके सिंपल एडिशन के, कंडेंसेशन के, चेन ग्रोथ, स्टेप ग्रोथ के, ऐसे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। उसमें से ये फैक्चुअल क्वेश्चन, ये वाला जो है कि भाई कौन सा नाम किस कैटेगरी में आता है या किस एग्जाम्पल में आता है, इसमें तो कोई कॉन्सेप्ट एज सच नहीं है, डायरेक्टली आपको फैक्चुअली याद रखना है। 20th का आंसर है सी, दैट इज पॉलीस्टाइरीन। क्या है आंसर, पॉलीस्टाइरीन। बट मैं ये नहीं बोल रहा कि आप रट्टा मारो, आपको मैं समझा देता हूँ फिर भी। बट हाँ, ये है कि आपको एग्जाम्पल के नाम ऑब्वियसली याद करने पड़ेंगे। स्टाइरीन कहाँ से आता है, स्टाइरीन क्या है और वो कहाँ से आता है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। आप एक बेंजीन रिंग बना, क्या बना आपने, बेंजीन रिंग, ठीक है।
आपने बेंजीन रिंग बनाया, उस बेंजीन रिंग में यू ऐड द साइड चेन ऑफ इथीन। किसका? इथीन का साइड चेन, यानी कि CH डबल बॉन्ड CH2। इथीन क्या है? CH2 डबल बॉन्ड CH2। एक हाइड्रोजन हटाओ और फिनाइल ग्रुप यानी बेंजीन रिंग लगा। ये जो कंपाउंड बन गया इसका नाम क्या है बच्चों? इसका नाम क्या है? स्टाइरीन। इसका नाम क्या है? स्टाइरीन। ठीक है, और इसी का पॉलीमराइजेशन करोगे तो पॉलीस्टाइरीन बनता है। ठीक है, अगेन क्या हिंट मिला? मैंने कितने मोनोमर बनाए? ये एक ही मॉलिक्यूल है ना, एक ही मोनोमर है ना, तो एक ही को बार बार रिपीट करूंगा। तो ये एडिशन टाइप का भी बना, ये चेन ग्रोथ टाइप का भी बन गया, और जनरली ये थर्मोप्लास्टिक भी रहेगा। ठीक है, बट एडिशन और चेन दोनों कैटेगरी में आ जाएगा। अगर मेरे पास 2 मोनोमर होते तो मैं सेफली क्या अज्यूम करता कि वो कंडेंसेशन टाइप का भी होगा और वो स्टेप ग्रोथ भी होगा। ठीक है, ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ट्रिक है, मैं आपको बताया शॉर्टकट बता रहा हूँ कि इस तरह से आप याद करने में आपको आसानी होगी। क्या ये बात समझ में आई? 21 एक्रिलान। एक्रिलोनाइट्राइल का पॉलीमर जो होता है, 21 क्वेश्चन देख लो, एक्रिलोनाइट्राइल का पॉलीमर जो होता है वो है एक्रिलान। अब एक्रिलोनाइट्राइल, ये सब नए नए वर्ड सुन के ना बच्चे बहुत घबरा जाते हैं कि सर ये नए वर्ड हम कैसे याद रखेंगे। और एक बहुत ही स्टूपिड सवाल जो आपके भी दिमाग में आता होगा, सब बच्चे आके पूछते हैं, मतलब मुझे वो सवाल स्टूपिड लगता है, सर कैसे पढ़ूं? दिमाग से पढ़। कैसे पढ़ूं का सवाल जवाब क्या होता है? कैसे पढ़ूं मतलब बुक खोल और पढ़, राइट। कैसे याद करूं ऐसे पूछ सकते हो कि अगर कोई ट्रिक है या कोई तरीका है आसानी से याद करने का या याद रखने का, वो पूछ सकते हो। कैसे पढ़ूं का जवाब ये है कि बुक खोलो और पढ़ो। ठीक है, तो एक्रिलान वगैरह ये सब नए नाम जो अगर आपको लग रहे हैं कि अच्छा पहली बार अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको ये लगेगा कि क्या कौन सी चाइनीज भाषा है ना, तो उसको याद करने का सही तरीका मैं बता दूँ, बट आपको बुक खोल के एक बार उसका स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा, लिख के प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी, है ना। ठीक है, अभी यहाँ पर फंडा क्या है देखना। आपको मैंने स्टाइरीन कैसे सिखाया, मैंने क्या बोला, इथीन लिया आपने और इथीन का एक हाइड्रोजन हटा के आपने बेंजीन रिंग लगाया, बरोबर है स्टाइरीन में बच्चों, है ना। सेम वे आप एक्रिलान को देखो, पहले एक्रिलान जो है नाम से आपको पता चल जाएगा, एक्रिलान इज अ पॉलीमर ऑफ एक्रिलोनाइट्राइल। किसका पॉलीमर है वो? एक्रिलोनाइट्राइल। अब एक्रिलोनाइट्राइल का स्ट्रक्चर रटने से अच्छा आप लॉजिकली समझो, आपको इजीली याद हो जाएगा और कभी नहीं भूलोगे। फिर से ऐसे देखो कि आपके पास समझो इथीन है, क्या है? इथीन तो सबको बनाने आता है ना, इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दो और एक साइनाइड ग्रुप लगा, बन गया, एकदम इजी। क्या किया मैंने? एक हाइड्रोजन हटाया और एक साइनाइड ग्रुप लगा दिया, क्या बन गया? एक्रिलोनाइट्राइल। क्या आया आंसर बताओ 21 का? ऑप्शन ए ऑब्वियसली। अब बोलोगे सर ऑप्शन ए में डबल बॉन्ड नहीं बनाया हुआ है। हाँ, क्योंकि जब ये पॉलीमराइज होगा तो डबल बॉन्ड टूटेगा ना, जब ये पॉलीमराइज होगा तो क्या होगा? डबल बॉन्ड ऐसे, सीधी बात है, ये एन टाइम्स हो जाएगा। सिंपल। नाइट्राइल वर्ड देखेंगे, नाइट्राइल का मतलब ही साइनाइड ग्रुप है, तो आपको पता ही है, नहीं पता तो जान लो, साइनाइड का ही IUPAC नेम क्या है? नाइट्राइल है ना। एक्रिलान में भी लास्ट का जो एन है वो वहीं से आया। यस बच्चों, सो दैट इज 21। बहुत सिंपल। आपको ना अगर इथीन का स्ट्रक्चर पता है तो उसमें अलग अलग चीजें ज्वाइन करके आप पूरा पॉलीमर्स चैप्टर इजीली याद रख सकते हैं। ठीक है, बहुत बच्चे क्या करते हैं कि ये स्ट्रक्चर्स को रटने जाते हैं तो आपको गड़बड़ होती है। आप सिर्फ ये इतना सिंपल सा लॉजिक जो मैं बता रहा हूँ याद कर लो कि इथीन लो और इथीन में क्या ब्रांच लगानी है वैसे याद करो। जैसे स्टाइरीन है तो इथीन में बेंजीन लगाना है, एक्रिलान है एक्रिलोनाइट्राइल तो इथीन में साइनाइड लगाना है, टेफ्लॉन है
तो इथीन में हाइड्रोजन हटा के फ्लोरीन लगाना है तो टेफ्लॉन हो गया, और नाम में ही फ्लॉन, फ्लोरीन, पता चल गया। तो टेफ्लॉन भी वैसे आ जाता है इजीली, फ्लोरीन आ जाता है। तो आपको हर एक में इथीन में क्या ऐड करना है ये लॉजिक है, सिंपल, राइट? ओके, देन यू हैव 22, नेक्स्ट क्वेश्चन, मोनोमर ऑफ, ये आपको इजीली आ जाना चाहिए, मोनोमर ऑफ CH3 CH3 CH2 इज, ये रिपीट क्वेश्चन अभी किया हमने 2 मिनट पहले, CH3 CH3 CH2, वो लोग नहीं है, आपको तो एक ही दिया है, रिपीटिंग यूनिट पे ढूंढने की जरूरत नहीं, एक ही दिया है। क्या करना है, सिर्फ डबल बॉन्ड को हटा के, सॉरी, 2 अलग अलग सिंगल बॉन्ड को हटा के क्या करना है, डबल बॉन्ड लगा देना है। आंसर आ गया, क्या है आंसर? 2 मिथाइल प्रोपीन। देखो ऐसे, ये रहा प्रोपीन, लॉन्गेस्ट चेन, 3 कार्बन का चेन, सेकेंड पोजीशन पे, नंबरिंग कर दूं, 1 सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड पोजीशन पे क्या है, मिथाइल ग्रुप लगा, नंबरिंग कर दिया, तो 2 मिथाइल प्रोपीन, एकदम इजी, यस, 2 मिथाइल प्रोपीन। वैसे बाय द वे ये 2 मिथाइल प्रोपीन बेसिकली क्या है, 4 कार्बन का चेन है, जिसपे मतलब 4 कार्बन टोटल है, जिसमें 3 कार्बन की चेन है और एक ब्रांच मिला है ना। तो आंसर है ऑप्शन ए। इतना इजी क्वेश्चन आप देख सकते हो, ओके। एंड यू विल रियलाइज वी हैव कवर्ड ऑल द पॉलीमर्स अभी तक, तो बाकी अभी रिपीटेटिव ही लग रहे होंगे आपको, और काफ़ी इजीली आपसे सॉल्व भी हो रहे होंगे। इसका ये मतलब नहीं कि आप लोग ओवर कॉन्फिडेंस में चले जाओ, ये भी बता रहा हूँ, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना है, ध्यान से देखना है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच, नियोप्रीन का मोनोमर बरोबर लिखा है उन्होंने, ब्यूटाडाइन की चेन है और क्लोरीन बीच में लगाया हुआ है, बरोबर है ना, यस, ठीक है। नाइलॉन 6 बरोबर स्ट्रक्चर है, देखो NH CH2 6 टाइम्स, NH CO CH2 4 टाइम्स, C डबल बॉन्ड हो, पूरा हमने ये तो बहुत बार लिख लिया, ये भी करेक्ट स्ट्रक्चर है बच्चों, यस। टेरिलीन डैक्रॉन, ये भी बताया था, टेरिलीन को चेक करेंगे एक बार, क्या लिखा है वहां पर, O CH2 C डबल बॉन्ड O और बेंजीन रिंग और C डबल बॉन्ड। मिस्टेक क्या है, ये रॉन्ग है, क्यों रॉन्ग है, क्यों रॉन्ग है, डैक्रॉन है ये, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, पहले तो ये नाम ही लिखा हुआ है टेरिलीन, टेरिलीन के और क्या क्या नाम बताए थे मैंने आपको, पॉलीएस्टर, डैक्रॉन, टेरिलीन, DMT, 4 नाम बताए थे, याद कर लो, क्या नाम थे टेरिलीन के, 4 नाम, टेरिलीन, डैक्रॉन, DMT और पॉलीएस्टर, यस, ये चारों नाम एक के ही थे, जैसे अपने इधर गणपति को अलग अलग नाम से बुलाते हैं, साइंस में मॉलिक्यूल्स को और पॉलीमर्स को अलग अलग नाम से बुलाते, ठीक है, बैड, हाँ। सो यहां पर मिस्टेक क्या है, पॉलीएस्टर बोला है, क्या बोला है, पॉलीएस्टर चाहिए, तुमको इसमें कहीं भी एस्टर लिंकेज दिख रहा है, एस्टर लिंकेज मतलब C डबल बॉन्ड O के बाद क्या आना चाहिए, ऑक्सीजन, आया क्या यहाँ पे ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O के बाद, आया क्या यहाँ पे ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O के बाद, नहीं आया, यानी कि ये स्ट्रक्चर रॉन्ग दिया, ध्यान से देखो, तो आपका आंसर है C, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, C इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब आपके दिमाग में क्यूरियोसिटी आएगी, सर हमको कैसे समझेगा, 8th क्वेश्चन में आपको डैक्रॉन, DMT, पॉलीएस्टर के बारे में बताया था मैंने, और तो तब क्या कहा था कि टेरिथैलिक एसिड और इथिलीन ग्लाइकॉल, जब एसिड प्लस अल्कोहल मिलता है तो क्या बनता है, एस्टर बनता है, फिशर एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में आता है ये, एसिड प्लस अल्कोहल इज एस्टर, और एस्टर लिंकेज के लिए हमें C डबल बॉन्ड O ये दिखना चाहिए, लेकिन ये यहाँ पे नहीं दिख रहा है, देखो C डबल बॉन्ड O के बाद ऑक्सीजन नहीं दिख रहा है, मतलब ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, तो 23 का आंसर क्या हो गया, C, क्लियर, सिंपल। 24th आई जस्ट मेंशनड, अभी 2 मिनट पहले मैंने मेंशन किया था 24th वाला आंसर, आपने अगर सुना होगा ध्यान से मेरी बात को तो आपको आ जाएगा, तुरंत ही आ जाएगा, CF2 CF2,
फिर से इसमें लॉजिक क्या है देखो, वो ये ना इथीन हमारा घूम फिर के इथीन ही है, वापस घूम फिर के इथीन है, पर इथीन के क्या किया, हाइड्रोजन रिप्लेस करे मैंने किससे, फ्लोरीन से, टेफ्लॉन। और टेफ्लॉन का काम क्या है, जो लोग बाइक चलाते हैं कार चलाते हैं उनको पता होगा, या फिर अगर नहीं पता तो घर पे जाओ मम्मी को पूछोगे, मम्मी आप जो नॉन स्टिक कुकवेयर पैन यूज़ करते हो खाना बनाने के लिए, उसके डब्बे पे क्या लिख के आया था, टेफ्लॉन कोटेड कुकवेयर, ऐसा लिख के आया था, है ना। आप लोग अपने घर पे पूछना जरूर। अगेन मैं प्रैक्टिकल चीज़ें क्यों बताता हूँ, क्योंकि इंटरेस्ट ज़्यादा आता है, नहीं तो आपको हमेशा सवाल आता है हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसलिए पढ़ रहे हैं बिकॉज आगे जाके हो सकता है आप नॉन स्टिक कुकवेयर की फैक्ट्री खोलो, हो सकता है बाइक या कार की पेंटिंग की कुछ फैक्ट्री खोलो, बहुत पैसे कमाओ, तब ये टेफ्लॉन आपके बहुत काम आएगा, है ना। तो केमिस्ट्री से पैसे कमाओगे भाई ऑब्वियसली, राइट। तो ये CF2 इसका नाम क्या है, इसका नाम है टेफ्लॉन। क्या नाम है बच्चों, टेफ्लॉन। वैसे टेफ्लॉन तो इसका सिंपल नाम है, पर इसका अगर मैं केमिस्ट्री के हिसाब से नाम बोलूँ तो मैं बोलूँगा पॉली टेट्रा। टेट्रा क्यों, 4, कितने फ्लोरीन दिख रहे हैं आपको, 4, तो टेट्रा फ्लोरो, यस और नो, इथिलीन, क्योंकि इथिलीन लिया था मैंने मॉलिक्यूल और उसमें 4 फ्लोरीन डाले थे, बात बरोबर है, इसलिए मैं टेफ्लॉन का दूसरा नाम बोलूंगा PTFE, पॉली टेट्रा फ्लोरो इथिलीन। बोलो हाँ कि ना। और टेफ्लॉन के बारे में एक छोटी सी नोट कर लेना, नॉन स्टिक कुकवेयर बनाने के बहुत ही काम आता है। ये पिछले सेशन में भी कहा था कि कुछ टिपिकल यूजेस है वो रटने पड़ेंगे, लर्न करने पड़ेंगे, जैसे कि मेलामाइन से अनब्रेकेबल क्रॉकरी बनती है, नोवोलैक पेंट में यूज होता है, वैसे ही टेफ्लॉन से नॉन स्टिक कुकवेयर बनता है। और क्या बनता है, आजकल आपके मोबाइल फोन के ऊपर भी टेफ्लॉन की कोटिंग आती है, पता है ना सबको, ये स्क्रैच रेजिस्टेंट कोटिंग, यस, क्या आती है, स्क्रैच रेजिस्टेंट कोटिंग। वो टीवी पे रात को 11 बजे के बाद जब बोरिंग प्रोग्राम्स आते हैं तो उसमें एक वो ऐड करने आता है ना बंदा, कार को ऐसे स्क्रैच कर करके दिखाता, देखिए ये पेंट कभी स्क्रैच नहीं होता, इस पर ये कोटिंग लगा दिए, वो टेफ्लॉन की कोटिंग होती है, ठीक है। टेली ब्रांड्स वाला, 2 ही लोग तो चल रहे हैं टीवी पे, नहीं, एक रामदेव बाबा और एक टेली ब्रांड्स, बेचे जा रहे हैं बस। चलो, सेकेंड इज, नेक्स्ट इज 25, द कंपाउंड विच फॉर्म्स लीनियर पॉलीमर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। द कंपाउंड that forms linear polymer due to hydrogen bonding. It's a very interesting question. हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में पूछा, एक्चुअली ये केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन होना चाहिए, ठीक है, बट यहाँ पर पूछा बिकॉज पॉलीमर वर्ड है, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लो। हाइड्रोजन बॉन्डिंग आप सबने नाम सुना है बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखें जरा। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, पहली बात तो ये एक तरह का टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड होता है। क्या होता है ये, टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर, यानी 2 मॉलिक्यूल्स के बीच का बॉन्ड होता है, ठीक है। ये कब बनता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज अ टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड, ये कब बनता है, व्हेन देयर इज अ पोलर मॉलिक्यूल। क्या बनता है, किसमें बनता है ये, पोलर मॉलिक्यूल। तो आप बोलोगे सर अच्छा तो दुनिया के सारे पोलर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, नहीं भाई, कॉमन सेंस लगाओ, उन पोलर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी जिसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट है, सीधी बात है। जो हाइड्रोजन ही नहीं होगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होगी, है कि नहीं, है। जब जादू नहीं होगा तो कोई मिल गया कैसे बनेगी, है ना। ऋतिक की घटिया पिक्चर देखी होगी आप लोगों ने, बैठ जाओ। टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड, इट इज सीन इन पोलर मॉलिक्यूल कंटेनिंग हाइड्रोजन विद, अब ये आपको याद करना पड़ेगा और मैं आपको याद करने का तरीका बता दूं। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर एक कंपाउंड दिया है, हम कंफ्यूज हो रहे हैं कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, हमको ये नहीं समझ में आया। तो मैं आपको एक ट्रिक देता हूं जिससे आपका ये क्लियर हो जाएगा। जब भी हाइड्रोजन विद फोन होगा, क्या हुआ, फोन मतलब समझते हो, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। हाइड्रोजन जब किससे डायरेक्टली जुड़ा होगा, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इन दैट ऑर्डर, क्योंकि फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फिर उसके बाद ऑक्सीजन आता है, उसके बाद नाइट्रोजन। जब ये तीनों में से किसी के साथ हाइड्रोजन जुड़ा होगा तब उसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखेगी। बात समझ में आई,
यस। तो अब क्वेश्चन 25 को देखो, तो आप बोलोगे सर ऑप्शन ए में हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, ऑप्शन बी में नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, ऑप्शन सी में फ्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तीनों में दिखेगी, पर सबसे ज्यादा किस में दिखेगी? ऑप्शन सी में, HF। ऑफ कोर्स HF सबसे हाईली पोलर है, ऑब्वियसली, बिकॉज हाइड्रोजन और फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। तो दोनों के बीच में पोलैरिटी, पोलर मॉलिक्यूल है, पोलैरिटी का डिफरेंस है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, तो पोलर मॉलिक्यूल है, तो वो ऐसा दिखता है HF। तो ये डेल्टा पॉजिटिव, ये डेल्टा नेगेटिव, ये बहुत बार देखा होगा आप लोगों ने डायग्राम, डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव। तो ये वाला फ्लोरीन इसके साथ बॉन्ड कर लेगा, ये वाला इसके साथ बॉन्ड कर लेगा, तो ये इस तरह से लीनियर मॉलिक्यूल बनाते जाएगा। अगर और एक हाइड्रोजन फ्लोराइड यहाँ पे लिख दूँ मैं, ये डेल पॉजिटिव ये डेल नेगेटिव, तो ये इस तरह से बॉन्डिंग करते हैं। बाकी HF के बीच में बॉन्ड तो है ही, तो क्या हुआ, ऑटोमेटिकली पॉलीमर बनता गया कि चेन बनती गई। करेक्ट। 26 ऐसा आंख बंद करके, 26 आंख बंद करके आंसर आना चाहिए, नहीं आता तो डूब मरो शर्म से, इतनी बार कर दिया। क्या आया 26 का आंसर? आइसोप्रीन, ऑब्वियसली 26 का आंसर इज डी। यस। कौन सा स्पेसिफिकली, कौन सा आइसोप्रीन? और भी स्पेसिफिक बोलूं तो सिस 1,4 पॉलीआइसोप्रीन है कि नहीं? और स्पेसिफिक, फटाफट खत्म। टेरिलीन कैसे बना? नाम में ही है यार आंसर। टेरिलीन किससे बना? इथिलीन ग्लाइकॉल एंड 27th question. Teriline is a condensation polymer of ethylene glycol with option Delhi. Yes, D. Why? टेरिथैलिक एसिड, ये भी पिछली सेशन में डिटेल में किया था, टेरी वर्ड से आया, टेरिलीन बोला था। इजी सिंपल क्वेश्चन। 28 आंख बंद करके आंसर अभी बोला। 28 नॉन स्टिक कुकवेयर, डायरेक्ट क्वेश्चन। नॉन स्टिक कुकवेयर आंसर ABCD क्या आएगा? बॉम्बे, विच इज एक्चुअली अदर नेम फॉर टेफ्लॉन। इतना इजी, ठीक है। बेकलाइट, बेकलाइट का क्वेश्चन जो है स्टार मार्क करना, ये अच्छा क्वेश्चन है, सिर्फ नाम याद कर लेना है। बेकलाइट भी पिछले लेक्चर में मेंशन किया था, बट वो किससे बना ये जरा समझ, है ना। बेकलाइट क्या है मैंने आपको बताया था, जैसे आपके इलेक्ट्रिकल सॉकेट्स, आपके स्विचेस वगैरह बनते हैं, बताया था। ब्लैक इवन आपका व्हाइट बोर्ड जो है वो बेकलाइट का बनता है ना। तो बेकलाइट का दूसरा नाम क्या आपको याद कर लेना है। बेकलाइट जो है वो है फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर। क्या है बच्चों? फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर। तो आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया ऑप्शन ए, है ना। फिनॉल कैसा दिखता है? अगर वो स्ट्रक्चर नहीं पता, वैसे फिनॉल पता होना चाहिए सब बच्चों को वैसे, बट नहीं पता तो बता देता। बेंजीन रिंग with OH group is phenol. Yes. And what is formaldehyde? This to everybody knows. HC double bond O. That is formaldehyde. Phenol और formaldehyde ये दोनों को मिला के जो अच्छा, ये दो अलग अलग मोनोमर है, दो अलग अलग मोनोमर है। तो ये होमो या हुआ या हेट्रो? दो अलग अलग मोनोमर है तो हेट्रो, कोपॉलीमर, हेट्रोपॉलीमर। करेक्ट। अच्छा, इसमें क्या होगा? थर्मोसेटिंग होगी कि थर्मोप्लास्टिक होगा? बेकलाइट थर्मोसेटिंग है, ये पिछले सेशन में क्वेश्चन आया हुआ था। बेकलाइट इज थर्मोसेटिंग, ठीक है। अगेन ये ट्रिक याद रखना सिंपल वाली, कि ज्यादातर जो आपके एडिशन वाले होते हैं वो हमेशा सिंगल मोनोमर से ही बनते हैं। 99% केसेस में सिंगल मोनोमर से बनते हैं और वो थर्मोप्लास्टिक होते हैं। और जो कंडेंसेशन वाले होते हैं वो दो मोनोमर से बनते हैं, हेट्रो होते हैं, और वो थर्मोसेटिंग होते हैं। तो ऐसे आप कैटेगराइज करोगे तो आपको नंबर ऑफ एग्जांपल्स बहुत कम याद करने पड़ेंगे और आप उनको कोरिलेट कर पाओगे, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है हमारा बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। ये बायो पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट जो होता है बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर जो है आपका, और ये नीट 2019 का क्वेश्चन है। आप देख सकते हो आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, इनमें से कौन सा बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है। अभी बायोडिग्रेडेबल का मतलब क्या, कि जो नेचर में अपने आप डिग्रेड हो जाए नेचुरली, जिसको आपको रिसाइकल करने की जरूरत ना पड़े, या जो आपके लिए एनवायरमेंटल हैजार्ड ना बने।
बायोलॉजी में चैप्टर 16 जो आपका 12th का लास्ट वाला जो है, ऑर्गेनिजम्स एंड एनवायरनमेंट, एनवायरमेंटल इश्यूज, उसमें बायोडिग्रेडेबल, बायो अक्यूमुलेशन, बायो मैग्निफिकेशन बहुत कुछ दिया है, अगर आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने आपको ये मेंशन किया था कि नायलॉन की अलग अलग वेराइटीज़ होती है, यस बच्चों। तो नायलॉन 2-6 वो लोग ने ऐसा लिखा है, नायलॉन 2, नायलॉन 6, बट अपन कैसे लिखते थे, नायलॉन 2,6। ये जो है ये एक स्पेसिफिक वेराइटी है, एक ऐसा नायलॉन है जो बायोडिग्रेडेबल नायलॉन है। कैसा है ये? बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। बाकी सब तो आपको दिख रहा ही है। ब्यूना एस सिंथेटिक रबर है, ये तो फर्स्ट क्वेश्चन में बता दिया था। नायलॉन 6 और नायलॉन 6 अगेन नॉन बायोडिग्रेडेबल, अपन यूज करते हैं, मैंने ये बहुत बार बताया ना। रस्सी, रोप है आपका, ब्रिसल्स हैं, फिशिंग नेट्स है, ये सब डिग्रेड नहीं होती। नायलॉन 2-6 जो है वो फाइबर ही होता है, पर वो डिग्रेडेबल होता है, वो स्पेशली बनाया गया ताकि पोल्यूशन कॉज ना हो सिंथेटिक फाइबर्स। तो ऑप्शन सी हियर, नायलॉन 2-6 इज योर करेक्ट आंसर। Now I think this is the last question, 31. That is, which of the following sets forms biodegradable polymer? एक्चुअली ये उसी का वापस क्वेश्चन रिपीट हुआ है। 31 देखो, नायलॉन 2-6 ही है। अब आपको स्मार्टली क्या आइडेंटिफाई करना है, ध्यान से देखना। ए में आपको कितने मोनोमर दिख रहे हैं? ऑप्शन ए में कितने मोनोमर दिख रहे हैं? स्मार्टली देखो, बेवकूफी नहीं करनी, ध्यान से देखना। ए में कितने मोनोमर दिख रहे हैं? दिस एंड दिस, 2 मोनोमर दिख रहे हैं, बोलो हाँ कि ना। कार्बन कितने? इसमें 1 2 3, इसमें 1 2 3 4, मतलब 3 और 4 ऐसा कॉम्बिनेशन है। जबकि अपने को बायोडिग्रेडेबल में कौन सा चाहिए था? 2,6। तो ए आंसर हो सकता है क्या? नहीं, ऑब्वियसली नॉट, राइट। बी देखो, 2 एंड 5 और 1 6, 2 एंड 6, ये हो सकता है। बट बाकी भी कंफर्म कर लेते हैं। ये 2 और यहाँ पर ये कितने? 6 और ये 2, 8 हो गए ना, 2 एंड 8, तो ये भी नहीं है। और ये 1 2 और पूरा यहाँ पे 6, यानी कि कितने? 8 और 4, 8 और 4, ये भी नहीं है। तो सीधा सीधा मेरा आंसर बाय एलिमिनेशन आ जाता है, आंसर ऑप्शन बॉम्बे। वैसे जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन से लेट मी टेल यू, ये जो बॉम्बे यहाँ पे दिया हुआ है, ये बेसिकली ग्लाइसिन, क्या है? ग्लाइसिन। अब ग्लाइसिन क्या है, ध्यान से देख लेना जरा। CH2, COOH और NH2. NH2 is amino group, yes or no? And COOH is acid. So this is an amino acid. क्या है ये? Amino acid. Which amino acid is this? This is glycine, the simplest amino acid. क्या ये? ग्लाइसिन, यानी कि simplest amino acid. ठीक है बच्चों। और बिकॉज ये अमाइनो एसिड है, आपको पता है अमाइनो एसिड क्या है? बेसिकली प्रोटीन्स बनते हैं अमाइनो एसिड से, बचपन से पढ़ते आ रहे हो स्कूल में, और इसलिए तो ये बायोडिग्रेडेबल है कि नहीं, है ना? तो ये अमाइनो एसिड से बनते हैं, इसीलिए ये बायोडिग्रेडेबल। तो आंसर है बॉम्बे, राइट। सो आई थिंक दैट कंप्लीट्स आवर पॉलीमर्स का ऑल द क्वेश्चंस. I've already told you to make sure that this chapter is pakka. You go through the NCERT. I have covered all the aspects, all the questions, concepts that are there related to these. Still, please go through the NCERT. Any doubts? Message, call, ask, whatever. Right?